वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश शर्मा। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है बच्चों वो है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। और इसी में हम आपको कराएंगे जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। तो देखिए बच्चों, अभी मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी आपको उसमें बताए थे कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं, पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है। तो ये जो प्रोसेस है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ये इससे आगे का स्टेप आता है बच्चों। जैसे आप जानते हो कि आफ्टर द पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स फॉल डाउन ओवर द स्टिग्मा। जैसे क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, अब ये चाहे वो किसी भी एजेंसी के थ्रू या किसी भी एजेंट के थ्रू कहाँ जाते हैं, वो अपने उसी स्पीसीज़ के जो स्टिग्मा होते हैं उन्हीं अपनी स्पीसीज़ के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन करते हैं। अब वो दो तरीके से जैसे हमने बताया, या तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है उसमें, या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। अगर मान लीजिए क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो वो अलग अलग टाइप के जो एजेंट्स होते हैं उन एजेंट्स के द्वारा पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं। और यदि वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो आप समझते ही हैं कि जो पोलन ग्रेन्स होंगे उसी फ्लावर के और उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन कर जाते हैं बच्चों। तो अब हम ये देखते हैं आगे, जब ये पोलन ग्रेन्स किसी स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन करते हैं, मान लीजिए सपोज जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ी है, दिस इज़ द पिस्टिल। ये एक पिस्टिल है और इस पिस्टिल के ये तीन पार्ट होते हैं। पिस्टिल में कौन कौन से पार्ट होते हैं किसी पिस्टिल के अंदर? जैसे पहला जो ऊपर रिसेप्टिव पार्ट होता है बच्चों, इसको कहते हैं हम स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है इसका। दूसरा पार्ट होता है एक लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट, जिसको स्टाइल कहते हैं। और तीसरा जो बेसल पार्ट होता है, स्वेलन पार्ट है, फूला हुआ भाग होता है, इसको हम ओवरी कहते हैं। तो ये क्या है, ये फीमेल यानी जिसे कहते हैं फ्लावर का पार्ट है। और इस फीमेल पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, इसको पिस्टिल कहते हैं। तो ये एक पिस्टिल है बच्चों और इस पिस्टिल के तीन भाग होते हैं। तो अब मेरा मतलब ये था कहने का कि जब भी पोलन ग्रेन्स इस पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन करते हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम से कर रहे हों, तो आपने जैसे हमने बताया था जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कराई थी, तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो थोड़ा सा अब आप पीछे देखिए कि पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर थी बच्चों, वो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर किस टाइप की है। तो पोलन ग्रेन्स में मैंने बताया था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके जो शेप हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, उनकी जो शेप होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, भले ही चाहे वो किसी भी शेप में हो। लगभग स्ट्रक्चर जो होती है अंदर की, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है वो सिमिलर होती है। तो जैसे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों, ये दो स्टेजेस में रिलीज होते हैं किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम से। या तो जो पोलन ग्रेन्स आते हैं 2 सेल स्टेज में आते हैं, जैसे हमने पीछे बताया था, या फिर वो बच्चों 3 सेल स्टेज में आते हैं। मान लीजिए सपोज वो 2 सेल स्टेज में आते हैं, तो 2 सेल स्टेज में जब यानी कि एंथर ब्रस्ट करेंगे तो उसमें जो पोलन ग्रेन्स निकलेगा, उस पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होगा, उसमें 2 सेल होंगी। यानी कि एक सेल कौन सी होती है, उसकी जेनरेटिव सेल्स। जैसे मान लो सपोज ये इसकी बाहर की एक्साइन है और ये अंदर वाली इंटाइन है। हमने बताया भी था कि जो एक्साइन होती है बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ये थिक होती है बच्चों, और ये आउटर लेयर होती है। ये थिक होने के कारण थोड़ी सी इसमें जैसे कहते हैं ग्रूव्स पाई जाती हैं या कैविटी पाई जाती हैं। तो हो सकता है उसमें कितनी कैविटी है या कितनी ग्रूव्स होती हैं जहाँ पर ये थोड़ी थिन होती है। तो जहाँ पर ये थिन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जर्म पोर का नाम दिया था। ये इसमें जर्म पोर होते हैं। अब इनके नंबर, इनकी जो नंबर है या इनकी जो लोकेशन है वो डिपेंड करती है उस पोलन ग्रेन्स के ऊपर। वो पोलन ग्रेन्स किसके हैं, वो पोलन ग्रेन्स आप कौन सी स्टडी कर रहे हो बच्चों। तो ये जो अंदर यानी कि छोटी छोटी इसमें आप जैसे पिट्स लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं जर्म पोर। और ये जो जैसे हमने बताया भी था जो एक्साइन है बच्चों, तो ये एक्साइन जो बनी होती है ये स्पोरोपोलिनिन की होती है। और जबकि जो इसकी अंदर की है, अंदर की जो लेयर होती है, इस अंदर की लेयर को हम क्या कहते हैं, ये अंदर वाली लेयर देख लीजिए, जैसे ये मान लीजिए इसकी अंदर की लेयर, ये है इंटाइन, इसको हम इंटाइन कहते हैं। और ये पेक्टो सेलुलोजिक होती है, यानी कि पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। तो ये इसमें 2 सेल, जैसे हम बात करें थे, इसमें 2 सेल अगर स्टेज में आता है तो एक जो बड़ी सेल होती है, जैसे मान लो ये इसमें एक लार्जर सेल है या बड़ी सेल होती है, जिसको हम वेजिटेटिव, इसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं बच्चों। और या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसी को ट्यूब सेल के नाम से भी जानते हैं। ये ट्यूब सेल है, तो इसमें ये ट्यूब सेल का न्यूक्लियस है, क्योंकि ये अबंडेंट साइटोप्लाज्म को एक्वायर करता है, तो ये वेजिटेटिव और या ट्यूब सेल के नाम से जानी जाती है। जबकि इसके अंदर क्या है, एक दूसरी यानी हमने बताया था एक सेल और होती है, वो छोटी होती है, साइज में स्मॉलर होती है, जो इसी के साइटोप्लाज्म में फ्लूइड करती रहती है।
इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम जेनरेटिव सेल। ये जेनरेटिव सेल है। तो अब ये दो टाइप की सेल हैं, एक जेनरेटिव सेल है और स्टूडेंट्स एक होती है वेजिटेटिव सेल। ये डिपेंड करता है, अब मान लीजिए वो पोलन ग्रेन्स कौन सी स्टेज में रिलीज हुए हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, उनमें 2 सेल स्टेज में ये पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। लेकिन कुछ, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, लगभग 30 to 40% जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें ये 3 सेल स्टेज में निकलते हैं। अब हमें यहीं से देखना होता है, मान लीजिए सपोज ये पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन करते हैं, चाहे आप वो 2 सेल स्टेज में करें, तो अगर 2 सेल स्टेज में कर रहे हैं तो इसका जो आगे का डेवलपमेंट है, क्योंकि सभी पोलन ग्रेन्स में, जैसे बच्चों आप जानते हो कि क्या होना चाहिए कि उनके अंदर 3 सेल होनी चाहिए, यानी कि जिसमें 2 मेल गैमीटोफाइट और 1 वेजिटेटिव सेल, तो 3 सेल स्टेज होनी चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस ये 2 सेल स्टेज में आता है, यदि ये 2 सेल स्टेज में आते हैं तो इसका मतलब अभी 1 सेल्स की कमी है, यानी 1 सेल और बनेगी। और यदि वो ऑलरेडी 3 सेल स्टेज में आया हुआ है तो फिर उसमें यानी कि कोई चेंज नहीं होता, बस केवल क्या होगा, उसमें से पोलन जो ट्यूब्स होती हैं वो पोलन ट्यूब अराइज करेगी, यानी कि इसका केवल जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन करने के बाद में वो पोलन ट्यूब को यानी जिसे कहते हैं बनाने का काम करेगा। तो अब यहाँ से ही देखते हैं, मान लीजिए सपोज अभी पहले ये देखते हैं कि व्हेन द पोलन ग्रेन्स फॉल डाउन ओवर द स्टिग्मा, जब ये स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या जितने भी जो पोलन ग्रेन्स किसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन करते हैं, क्या वो उसी स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स होते हैं या किसी और के? तो ये कैसे यानी कि रिकॉग्नाइज किया जाए, ये कैसे पहचाना जाए कि वो पोलन ग्रेन्स राइट मेटिंग टाइप के हैं या फिर वो रॉन्ग हैं, यानी कि जैसे कहते हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो ये जो हम किसी भी यानी कि जैसे प्लांट के अंदर, क्योंकि सभी जितने भी वैसे तो लिविंग बींग्स होते हैं बच्चों, आपने देखे होंगे, आप किसी भी दूसरी स्पीसीज के गैमीट को फ्यूज नहीं करा सकते, नेचुरली नहीं होता। जैसे आप देखते हो ना, मानो किसी पानी में और एक फिश ने भी अपने यानी कि जो मेल और फीमेल गैमीट हैं वो रिलीज किए हों और एक फ्रॉग ने भी किए हों, क्योंकि दोनों एक्वेटिक हैं, पानी में अपने यानी जैसे कहते हैं ब्रीडिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो फ्रॉग के स्पर्मेटोजोआ हैं वो फिश के एग के साथ फ्यूज हो जाएंगे। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनमें ये देखा जाता है कि वो स्पेसिफिक होने चाहिए, कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए हैं, अगर वो कंपेटिबल होंगे तभी उनका फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि व्हेन द पोलन ग्रेन्स फॉल डाउन ओवर द स्टिग्मा, जैसे ये स्टिग्मा के ऊपर बच्चों फॉल डाउन करेगा तो फॉल डाउन करने के बाद अब ये देखा जाता है कि क्या ये राइट टाइप का पोलन ग्रेन्स है, यानी कि सेम स्पीसीज का है, सेम मेटिंग टाइप का है, या फिर ये डिफरेंट मेटिंग टाइप का है। तो ये कैसे रिकॉग्नाइजेशन हो, ये कैसे पहचाना जाए कि वो राइट है यानी पोलन ग्रेन सही है या फिर गलत है, यानी कि एक्सेप्शन और जो रिजेक्शन है वो इसी पे डिपेंड करता है कि ये स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करता है या फिर उसको रिजेक्ट करता है। तो ये ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पे हम ये देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे। अब यहाँ फिर देखते हैं, जैसे अभी हमने पीछे बताया था जो पोलन ग्रेन्स हैं, अब ये जो पोलन ग्रेन्स, अब इसके ऊपर बहुत सारे पोलन ग्रेन गिर सकते हैं, इसके ऊपर जरूरी नहीं है कि एक ही फॉल डाउन करेगा, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन जब आते हैं तो बच्चों इनकी जो आउटर वॉल है, अभी मैंने बताया जो आउटर वॉल है जिसको हम एक्साइन कह रहे हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। किसकी बनी होती है ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की एक्साइन। अब ये जो स्पोरोपोलिनिन है, अब ये आप जानते होंगे पोलिनिन, ये क्या है? स्पोरोपोलिनिन एक पॉलीसैकेराइड है और इसको कहाँ से आया है? ये सिक्रीट होता है ऑलरेडी। जब आपको हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताया था तो उसमें जो टेपिटम की सेल्स होती हैं वो टेपिटम की सेल्स ये स्पोरोपोलिनिन सिक्रीट करती हैं। तो ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये बहुत ही जैसे कहते हैं थिक लेयर के रूप में अरेंज होता है। और जब ये स्पोरोपोलिनिन की जो लेयर है इसी में जो कैविटी मैंने अभी आपको बताई हैं उनमें ही कुछ केमिकल्स भरे होते हैं। जो कैविटीज़ होती हैं उन कैविटीज़ में देयर आर सो मैनी टाइप ऑफ केमिकल्स लाइक जैसे स्पेशली एंजाइमेटिक यानी एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होती हैं, उनमें ज़्यादातर मेनली क्या है डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं। कुछ प्रोटीन होती है जैसे एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होती हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन होती है जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे लाइक उसमें एलर्जीन्स होते हैं। तो बहुत टाइप के आपको मैंने जैसे पीछे बताया था जब इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी कि कई सारे पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो हमारे सांस के द्वारा जिसको हम इनहेल करते हैं थ्रो यानी कि रेस्पिरेशन, तो वो हमको एक एलर्जी क्रिएट करते हैं जिसको हम पोलन एलर्जी कहते हैं। तो इसमें कई टाइप के केमिकल्स होते हैं और ये जो कई टाइप के केमिकल्स हैं जैसे स्पेशली इसमें जो प्रोटीन्स हैं
तो उनमें कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, वो यानी कि एक तरह से मैच करती हैं। उनके आधार पे हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं। तो जैसे इसके ऊपर क्या हो गया, इसकी कैविटीज़ में कई सारे यानी जैसे कहते हैं नंबर ऑफ़ केमिकल्स होते हैं, स्पेशली जैसे कुछ एंजाइम्स हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गई, ठीक है, और या जैसे उसके अंदर कुछ लिपिड्स होते हैं, और ये एलर्जीन्स हो सकते हैं। तो कई टाइप के केमिकल्स होते हैं, उनमें जो एक स्पेसिफिक कोई प्रोटीन्स होती है जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन फैक्टर्स या रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन कहते हैं। तो वो एक तो वो केमिकल्स हैं यानी कि विच आर लोकेटेड ओवर द स्पोरोपोलिनिन, जो स्पोरोपोलिनिन के ऊपर पाए जाते हैं। और ऑल द यानी कि केमिकल्स दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द टैपिटम सेल्स, जो टैपिटम की सेल्स हैं उनसे वो ड्राइव्ड हुए हैं, उनसे यानी कि उनका ओरिजिन हुआ है। दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा देखते हैं जो स्टिग्मा है। अब स्टिग्मा की जो ऊपर की जैसे आप ये सरफेस देख रहे हैं, जो स्टिग्मा की लेयर है बच्चों, इस स्टिग्मा की लेयर के ऊपर भी दो कंडीशन हो सकती है। स्टिग्मा के ऊपर भी या तो स्टिग्मा कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, ये वेट, या तो ये वेट होते हैं, यानी कि वेट से मतलब है एक तरह से या तो ये वेटेड मिलेंगे गीले, या तो वेट हैं और यानी कि गीले होते हैं, और या फिर होते हैं ड्राई। या तो ये वेटेड होंगे और या फिर होते हैं ये एक तरह से ड्राई, सूखे होते हैं, मतलब शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं। अब मान लीजिए सपोज ये लिक्विड यानी जैसे कहें ये वेटेड है, अगर मान लो स्टिग्मा की जो लेयर है अपर लेयर यानी विच इज़ डायरेक्टली यानी कि जैसे कम इन कॉन्टैक्ट विद द पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन के डायरेक्टली टच में होती है, अगर मान लो स्टूडेंट्स वो कैसी है, यदि हम उसको एक वेटेड लेयर के रूप में देख रहे हैं तो ये लेयर भी किससे बनी होती है, दिस इज़ आल्सो मेड अप ऑफ, जैसे कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रेटेड हो रही है, तो जैसे ये डिहाइड्रेटेड हो रही है तो इसमें क्योंकि पानी नहीं है तो ये पानी ना होने के कारण ये ड्राई होती है। तो जो यानी कि केमिकल्स होते हैं इस लेयर के अंदर, इसमें भी कुछ अलग जैसे कहते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स इसकी लेयर में पाए जाते हैं। और यदि बाय चांस बच्चों ये ड्राई है, अगर मान लो फिर तो अगर मान लो सपोज कैसे ये दोनों डिपेंड कर रहा है, अगर ये वेटेड है तो फिर तो लिक्विड फॉर्म में है वो, यानी जैसे कहते हैं इसकी जो सेल है वो सिक्रीट करती रहती हैं, जो ये स्टिग्मा की सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती रहती हैं क्या, लिक्विड फॉर्म में, किसको, कार्बोहाइड्रेट को, जिसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, इस तरीके को जो केमिकल्स हैं वो इसमें लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तभी वो इसको गीला कर रहे हैं, तभी उसको वेटेड बना रहे हैं इसकी सरफेस को। और यदि ये ड्राई फॉर्म होगा बच्चों तो फिर ये एक लेयर के रूप में होगा, ड्राई लेयर के रूप में, तो इसमें क्या होंगे, तो ये एक तरह से इसकी लेयर के अंदर, क्योंकि वो अब कैसा हो गया, उसमें से पानी निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया, सेल जो है बिल्कुल ड्राई होगी, ड्राई लेयर है, तो उसके ऊपर भी लेकिन वही केमिकल पाए जाते हैं इस तरह की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ये ऐसे बहुत सारे केमिकल। अब देखिए देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ केमिकल्स, एक वो केमिकल्स हैं विच आर यानी कि प्रेजेंट या विच आर लोकेटेड इन द स्पोरोपोलिनिन, जो स्पोरोपोलिन में है या स्पोरोपोलिनिन की ऊपर है, यानी कि जो स्पोरोपोलिनिन की जो सरफेस है, लेयर है, उसके ऊपर पाए जाते हैं केमिकल्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द टैपिटम सेल्स। दूसरे केमिकल कौन से होते हैं, नंबर 2 यानी कि द केमिकल्स विच आर लोकेटेड ओवर द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, जो स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे फिर वो ड्राई फॉर्म में हो। अब इन दोनों केमिकल्स में ये जो दो टाइप के केमिकल्स हैं, एक स्टिग्मेटिक और एक हैं जो स्पोरोपोलिनिन की लेयर के ऊपर पाए जाते हैं या पोलन ग्रेन्स की ऊपरली यानी जिसे कहते हैं ऊपरी सतह के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं अब दोनों, ठीक है, स्टिग्मा के और पोलन ग्रेन्स के, इनमें आपस में क्या होती हैं, इनमें आपस में रिएक्शंस होती हैं। उन रिएक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, उन्हीं रिएक्शन को कहते हैं कंपेटिबल रिएक्शन यानी कि कंपेटिबिलिटी रिएक्शन। अगर मान लीजिए वो मैच कर जाती हैं, यानी कि उनमें जो केमिकल्स हैं वो मैच कर जाते हैं, तो क्या करेगा, वो पोलन ग्रेन्स वहाँ पर जर्मिनेट करना आरंभ कर देगा, ठीक है। और यदि वो केमिकल्स मैच नहीं करते, वो यानी केमिकल एक दूसरे से मैच नहीं करे, यानी कि दोनों के केमिकल डिफरेंट हैं, तो फिर क्या करता है, स्टिग्मा उस पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देता है, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि क्या कर देगा, उसको जर्मिनेट करने के लिए मना कर देगा, यानी कि डिसअलाउड कर देगा। तो ये क्या हो गया कि एक तरह से एक्सेप्शन और रिजेक्शन रिएक्शन। अब मान लेते हैं सपोज कि क्या है कि वो जो यानी केमिकल्स थे वो मैच कर जाता है, यानी कि कंपेटिबल रिएक्शंस में क्या होता है, जो कंपेटिबिलिटी है वो मैच कर रही है।
तो मैच करती है। तो फिर अब पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये पोलन ग्रेन्स अब स्टार्ट कर देते हैं जर्मिनेट करना। मान लेते हैं ये राइट टाइप के हैं। अब ये नहीं कि क्या हो गया, अभी हमने देख लिया कि जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर इन राइट टाइप, ये राइट टाइप के हैं बिल्कुल, यानी कि उसी जाति के, उसी मीटिंग टाइप के हैं। तो इसका मतलब दे आर एक्सेप्टेड बाय द स्टिग्मा, ये अब स्टिग्मा के द्वारा एक्सेप्ट हो गए। और यदि मान लीजिए ये रॉन्ग टाइप के होते या दूसरी मीटिंग टाइप के होते तो ये स्टिग्मा इनको रिजेक्ट कर देता, ठीक है। लेकिन अब ये एक्सेप्ट हो गए, तो अब क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो ये तो रहा हमारा पोलन पिस्टल इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।